नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 मार्च 2023 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। दोस्तों, यदि आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन नहीं किया है तो अभी तुरंत जाके ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी लिख करके, इस प्रकार से लोगो दिख जाएगा, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? इंपॉर्टेंट अपडेट और न्यूज मिलेगी बीपीएससी एग्जाम से संबंधित। फ्री प्लानिंग और स्ट्रेटेजी की पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम पेज पर प्रोवाइड की जाती है। टॉपर्स के रिजल्ट जारी किए जाते हैं एमपीएन एकेडमी ऐप पर, जो टेस्ट सीरीज आयोजित की जाती है करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के। और इसके अलावा एमपीएन एकेडमी यूट्यूब चैनल के वीडियो अपडेट्स आपको मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, नागालैंड की पहली महिला मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हु हैज बीन स्वर्न इन एज द फर्स्ट वुमन मिनिस्टर ऑफ नागालैंड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सलहौतु ओनवो क्रुस। क्रुस ने पश्चिमी अंगामी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार कोनी झाखो नखरो को हराया। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी की हेकानी जाखलू, ध्यान में रखिएगा, 60 सदस्यीय नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक बन गई है। जखालू को 2023 नागालैंड विधानसभा चुनाव में दीमापुर 3 निर्वाचन क्षेत्र से विजेता घोषित किया गया, जबकि सलहौतु ओनवो क्रुस ये नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली दूसरी महिला विधायक हैं और पहली मंत्री हैं। त्रिपुरा विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 60। न्यूज में क्यों है? त्रिपुरा विधानसभा के सभी 60 सदस्यों का चुनाव करने के लिए 16 फरवरी को विधानसभा चुनाव हुए थे। भाजपा ने 32 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। टिपरा मोथा पार्टी ने अपनी शुरुआत में 13 सीटें जीती और त्रिपुरा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई। लेफ्ट कांग्रेस को मिली है कुल 14 सीटें। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मानिक साहा को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई और ये लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? हु हैज बीन स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नेफ्यू रियो। राज्यपाल पीबी आचार्य ने एनडीपीपी के लीडर नेफ्यू रियो को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इनके साथ 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली। 60 सदस्यीय नागालैंड विधानसभा में भाजपा एनडीपीपी गठबंधन ने बहुमत के निशान को पार करते हुए कुल 37 सीटें जीती, जिसमें से कि एनडीपीपी ने 25 और भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटें जीती। मेघालय विधानसभा चुनाव 2023 में कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी? विच पार्टी इमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन मेघालय असेंबली इलेक्शंस 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 59 पर चुनाव हुए थे, जबकि एक सीट पर उम्मीदवार की मृत्यु के चलते यहाँ चुनाव टालना पड़ा था। नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के प्रमुख कोनराड संगमा ने मेघालय चुनाव में 26 सीटें जीतने के बाद लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भाजपा और एनपीपी की सरकार मेघालय में काम करेगी, जबकि दोनों ने विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़े थे। भाजपा को कितनी सीटें मिली है? 2। किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में देखेंगे तो ये रहने वाली है यूडीपी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, 11 सदस्यों के साथ। रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में किसने हिस्सा लिया? हु पार्टिसिपेटेड एज द चीफ गेस्ट इन द इनॉग्रल सेशन ऑफ 8th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जॉर्जिया मेलोनी। इटली की प्रधानमंत्री हैं ये। जियो पॉलिटिक्स पर आधारित वार्षिक रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का आयोजन 2 से 4 मार्च तक नई दिल्ली में किया गया। इस वर्ष के रायसीना डायलॉग का विषय था उकसावा अनिश्चितता संकट, तूफान में जलता दिया। रायसीना डायलॉग 2023 में 100 से अधिक देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसे विदेश मंत्रालय ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित करता है।
जिन स्टूडेंट्स को 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि एम्पियन एकेडमी का पीडीएफ ही क्यों, क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। आइए पिछले 4 साल और 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 2020 में हुआ था। कुल प्रश्न एम्पियन एकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 36। बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021, क्योंकि 2021 में बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं कोविड के कारण से, तो जो सेकेंड बेस्ट एग्जाम हुआ है वो हमने लिया है। उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 31 प्रश्न टैली हुए हैं। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में एक बार तो कैंसिल हो गया था और फिर उसके बाद री एग्जाम हुआ, दोनों मिला करके 59 प्रश्न टैली हुए हैं। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 में ही 30 प्रश्न टैली हुआ है एम्पियन एकेडमी पीडीएफ से। और अभी हाल ही में 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में हुआ है और इस बार के प्रश्न बहुत ही हार्ड थे। यहाँ भी प्रश्न टैली हुआ है 23। तो दोस्तों आपने देखा 4 साल 5 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। एम्पियन एकेडमी दोस्तों कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है। कुल मिला करके एम्पियन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से इन 5 एग्जाम्स में 217 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स से संबंधित और 179 क्वेश्चंस टैली हुआ है एम्पियन एकेडमी पीडीएफ से। तो परफॉर्मेंस क्या रहा 82.49% एंड दैट इज एम्पियन एकेडमी फॉर यू। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स जो कि एम्पियन एकेडमी से टैली हुए हैं, इस सभी की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और हमारे एम्पियन एकेडमी के टेलीग्राम पेज पर भी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको इन सभी वीडियोस को देखना चाहिए क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एम्पियन एकेडमी का इस्तेमाल आप लोग इसे क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम करंट अफेयर्स पीडीएफ जो एम्पियन एकेडमी द्वारा जारी की जाती है क्या क्या आपको मिलेगा और किस प्रकार से आप साल भर के करंट अफेयर्स को सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं एक बार। सबसे पहला टाइप जो कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा वीकली करंट एमसीक्यूज नेशनल और इंटरनेशनल। साल भर में कुल 50 पीडीएफ के लगभग रहेंगे। इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूड रहेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो 300 मिनट यानी 5 घंटे में आप साल भर के वीकली करंट एमसीक्यूज को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का कंटेंट है मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल का 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप साल भर के कंटेंट को समाप्त कर सकते हैं। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसकी आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स दोनों एक ही पीडीएफ में अवेलेबल कराई गई है। 14 पीडीएफ रहेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप समाप्त कर लेंगे। इसके अलावा आपको गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे आप अपना खुद का इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों करंट अफेयर्स में तो एम्पियन एकेडमी का कोई जोड़ ही नहीं है मार्केट में। एम्पियन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इसके अलावा दोस्तों हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 3000 एमसीक्यूज मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन और जो पूरा टेस्ट सीरीज है वो 25 भाग में डिवाइडेड है, यानी 25 सेट मिलेंगे आपको और एक सेट में 120 प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 प्रश्न, साइंस से 30 प्रश्न एक सेट में, बिहार से 20 प्रश्न, इकोनॉमी से 10 प्रश्न, पॉलिटी से 10 प्रश्न, ज्योग्राफी से 10 प्रश्न और मैथ और रीजनिंग के भी 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके आपको सभी का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और पिछले साल की परफॉर्मेंस इसमें भी शानदार रही है। 25 सेट हैं दोस्तों और 24 प्रश्न टैली हुआ है, यानी हर एक टेस्ट से लगभग एक प्रश्न टैली हुआ है। और एक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाता है। आप टेस्ट को सॉल्व कीजिए और रिजल्ट तुरंत आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया है। दोस्तों ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? यदि आपने एम्पियन एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, टाइप कीजिए एम्पियन एकेडमी और इस प्रकार से एम्पियन एकेडमी का ऐप है उसे इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी के साथ आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद स्टोर सेक्शन में वहाँ पे चले जाइए, आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। 69वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, 2 प्रकार के कोर्सेस मिलेंगे अलग अलग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जिस लैंग्वेज में ऑप्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए।
वहाँ पर पेमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कोर्स के कंटेंट सेक्शन में सभी स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। किस बैंक ने सिटी बैंक के उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण कर लिया है? विच बैंक हैज एक्वायर्ड द कंज्यूमर बिजनेस ऑफ सिटी बैंक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एक्सिस बैंक। भारत की तीसरी सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में सिटी बैंक के उपभोक्ता व्यवसायों का अधिग्रहण कर लिया है। यह डील 2021 में सिटी ग्रुप द्वारा वैश्विक व्यापार रणनीति के हिस्से के रूप में भारत सहित 13 देशों में अपने खुदरा बैंकिंग परिचालन को बंद करने के निर्णय की घोषणा के बाद हुआ है। इसके लिए एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक को 12,325 करोड़ रुपए तक का भुगतान किया है। भारत की अध्यक्षता में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वाज द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। यह 2 दिवसीय बैठक 1 से 2 मार्च को आयोजित की गई। बैठक में यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी देशों और रूस के बीच तीखे मतभेदों के कारण संयुक्त वक्तव्य जारी नहीं किया जा सका, जबकि मेजबान देश भारत ने आम सहमति बनाने के लिए सतत प्रयास किए। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि यह मेजबान के रूप में भारत के प्रयासों की कमी नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच बढ़ते मतभेद का नतीजा है। भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स 23 बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द फ्रेंच आर्मी हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तिरुवनंतपुरम। फ्रिंजेक्स 2023 केरल के तिरुवनंतपुरम के पेंगोड मिलिट्री स्टेशन में 7 और 8 मार्च को आयोजित किया गया। इसके आयोजन का उद्देश्य सामरिक स्तर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना है। यह अभ्यास मानवीय सहायता और आपदा राहत पर केंद्रित है। भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सुचिंद्र कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार ने लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू का स्थान लिया है। सेना में उप प्रमुख के रूप में पदभार संभालने से पहले यह सेना मुख्यालय में उप सेना प्रमुख रणनीति के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमान संभाली है। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भारतीय सशस्त्र बलों में एक वैधानिक पद है। यह भारतीय सेना में यानी इंडियन आर्मी में दूसरा सर्वोच्च पद होता है। अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? इन विच कंट्री वाज द एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2023 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। यह अभ्यास 6 से 24 मार्च तक आयोजित किया गया। ब्रिटेन में रॉयल एयर फोर्स के वेडिंगटन एयर फोर्स बेस में अभ्यास कोबरा वॉरियर में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना जामनगर वायु सेना स्टेशन से प्रस्थान किया। यह अभ्यास एक बहुपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास है जिसमें फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और सिंगापुर की वायु सेनाओं द्वारा भी रॉयल एयरफोर्स तथा भारतीय वायुसेना के साथ हिस्सा लिया। 3 मार्च 2023 को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? इन विच सिटी द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ क्वाड कंट्रीज वाज हेल्ड ऑन 3 मार्च 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग शामिल हुए। मंत्रियों ने मुक्त और खुले भारत प्रशांत क्षेत्र जो कि समावेशी और लचीला है उसे समर्थन देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त वक्तव्य में नेताओं ने स्वतंत्रता, कानून के शासन, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और भारत प्रशांत क्षेत्र की समृद्धि के सिद्धांतों को समर्थन देने की बात दोहराई है। अगले क्वाड लीडर्स समिट की मेजबानी वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा की जाएगी। भारत सरकार के 28वें महालेखा नियंत्रक CGA कौन बने हैं? हु हैज बिकम द 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, SS दुबे। 1989 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा यानी ICAS अधिकारी दुबे को 6 मार्च से भारत सरकार द्वारा 28वें CGA के रूप में नियुक्त किया गया है। CGA के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वे
अतिरिक्त लेखा महानियंत्रक सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS थे। इन्हें संयुक्त राष्ट्र में 5 वर्षों तक कार्य करने का अनुभव है। CGA ध्यान में रखिएगा, भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है। यह वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के अधीन कार्य करता है। यह संवैधानिक निकाय नहीं है, ध्यान में रखिएगा। इससे पहले 27वें महालेखा नियंत्रक कौन थी? भारती दास। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? Who has become the new chairman of the Central Electricity Regulatory Commission CERC? The right answer is option number D. जिष्णु बरुआ। ये अक्टूबर 2020 से अगस्त 2022 तक असम के मुख्य सचिव थे। इससे पहले यह अगस्त 2017 से अक्टूबर 2020 तक राज्य के विभिन्न विभागों की देखरेख करने वाले असम के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। CERC की स्थापना भारत सरकार द्वारा विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 के प्रावधानों के तहत की गई थी। CERC विद्युत अधिनियम 2003 के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय आयोग है, जिसमें ERC अधिनियम 1998 को निरस्त कर दिया गया है। आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, जिष्णु बरुआ जो अभी हैं, और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष समेत 4 अन्य सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5000 रन और 500 विकेट लेने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? Who has become the second player from India to score 5000 runs and take 500 wickets in international cricket? The right answer is option number B. रविंद्र जडेजा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर सीरीज के तीसरे मैच में रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लेते ही यह उपलब्धि हासिल की। इंटरनेशनल क्रिकेट में 5000 रन और 500 विकेट की उपलब्धि अब 2 भारतीय खिलाड़ियों के पास है। इससे पहले यह कारनामा भारत के विश्व विजेता कप्तान कपिल देव ने कर दिखाया है। एशिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले विजिटिंग टीम के गेंदबाज कौन बन गए हैं? Who has become the highest wicket taker of the visiting team in Asia? The right answer is option number B. नाथन लियोन। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लियोन ने भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट के पहले दिन शेन वॉर्न का 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नाथन लियोन ने 2011 से अब तक एशिया में 27 मैचों में 129 विकेट लिया है। इससे पहले शेन वॉर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ही थे, जिनका निधन पिछले साल हो गया था, 1992 से 2006 के दौरान एशिया में 25 मैचों में 127 विकेट लिए थे। लियोन और वॉर्न एशिया में 100 से अधिक विकेट लेने वाले एकमात्र गैर एशियाई गेंदबाज हैं। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? Who has been elected the new president of Vietnam? The right answer is option number A. वो वैन थुओंग। एक व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच तत्कालीन राष्ट्रपति गुएन जुआन फुक ने जनवरी 2023 में इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वो थी अन्य जुआन को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया था। वियतनाम समाजवादी गणराज्य की नेशनल असेंबली ने वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य वो वान थुओंग, जो कि 52 वर्ष के हैं, को 2026 तक चलने वाले कार्यकाल के लिए वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का आयोजन किस विमानवाहक पोत पर किया गया? नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन विच एयरक्राफ्ट कैरियर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, INS विक्रांत। इस आयोजन के पहले संस्करण के उद्घाटन सत्र को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। इस सम्मेलन में मुख्य फोकस पर युद्ध की तैयारी, रसद, प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दे हैं। INS विक्रांत स्वदेशी रूप से निर्मित पहला विमानवाहक पोत है। इसका निर्माण केरल में कोचिन शिपयार्ड द्वारा किया गया है। इसकी जो लंबाई है वह 262 मीटर है और चौड़ाई है 62 मीटर। अच्छा, ये जो जहाज है इसका आदर्श वाक्य क्या है जिसे ऋग्वेद से लिया गया है? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। संतोष ट्रॉफी 2022-23 किसने जीती? हु वन संतोष ट्रॉफी 2022-23? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, कर्नाटक। कर्नाटक ने 54 साल का इंतजार खत्म करते हुए संतोष ट्रॉफी चैंपियनशिप जीत ली है। अब आप कमेंट बॉक्स में यह भी लिखिए कि जो संतोष ट्रॉफी है यह किस खेल से संबंधित है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 के अंतर से हराया। यह पहला मौका था जब मेघालय इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा था, लेकिन कर्नाटक के साथ कड़े मुकाबले में से हार का मुंह देखना पड़ा। सर्विसेज ने पंजाब की टीम को 2-0 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। यह संतोष ट्रॉफी का 76वां संस्करण था।
एशियाई शतरंज महासंघ ने किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? विच इंडियन ग्रैंड मास्टर वॉज ऑनर्ड विद द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द एशियन चेस फेडरेशन ACF? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डोमरा राजू गुकेश। डी गुकेश ग्रैंड मास्टर के खिताब के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले इतिहास में तीसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। पिछले साल महाबलीपुरम में आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड में डी गुकेश ने 9-11 के रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया था। ग्रैंड मास्टर डी गुकेश 2700 एलो रेटिंग मार्क को तोड़ने वाले केवल छठे भारतीय बने थे। साथ ही 2700 से ऊपर की रेटिंग हासिल करने वाले देश के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच किसे बनाया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कोच ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्रेग फुलटन। साउथ अफ्रीका के क्रेग फुलटन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच बनाया गया है। 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के बाद भारतीय टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से टीम इंडिया के लिए नए कोच की तलाश थी। ग्रेग फुलटन 2014 से 2018 तक आयरलैंड की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच थे। इसके बाद वह बेल्जियम की नेशनल टीम के सहायक कोच के रूप में नियुक्त हुए थे और अभी तक इसी पद पर बने हुए थे। ईरानी कप 2022-23 का खिताब किसने जीता? हु वन द ईरानी कप 2022-23 टाइटल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शेष भारत रेस्ट ऑफ इंडिया। 2022-23 का यह संस्करण ईरानी कप का 59वां संस्करण था। यह भारत में प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में फाइनल मैच में रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने मध्य प्रदेश को 238 रनों से हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब अपने नाम कर लिया। यूएन वीमेंस इंडिया ने किसकी साझेदारी में एक नया कार्यक्रम फिन एम्पावर लॉन्च किया है? यूएन वीमेन इंडिया इन पार्टनरशिप विद whom has launched a new program फिन एम्पावर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और यूएन वीमेंस इंडिया ने साथ मिलकर एक नया कार्यक्रम फिन एम्पावर लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्मृति में BSE और यूएन वीमेंस इंडिया ने BSE में महिला लीडरों और उद्यमियों के लिए निवेश में तेजी लाने के लिए रिंग द बेल फॉर जेंडर इक्वलिटी समारोह का आयोजन किया। पत्र सूचना कार्यालय PIB का नया प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजेश मल्होत्रा। 1989 बैच के भारतीय सूचना सेवा ISS के अधिकारी राजेश मल्होत्रा ने सत्येंद्र प्रकाश का स्थान लिया है। प्रेस सूचना कार्यालय, जिसे आमतौर पर PIB के रूप में जाना जाता है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। इसके अतिरिक्त सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रिया कुमार को DD न्यूज का महानिदेशक नियुक्त किया है। प्रिया कुमार ने मयंक अग्रवाल का स्थान लिया है। दूरसंचार नीति और विनियमन में बेहतर प्रगति के लिए किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? विच कंट्री हैज बीन कन्फर्ड विद द गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 फॉर बेटर प्रोग्रेस इन टेलीकॉम पॉलिसी एंड रेगुलेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारत। GSM एसोसिएशन ने भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल वैश्विक दूरसंचार तंत्र में 750 से अधिक मोबाइल ऑपरेटरों और 400 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह अवार्ड दूरसंचार सुधारों और सक्षम नीतियों को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। GSMA की स्थापना 1995 में की गई थी और इसका मुख्यालय है लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2023 किस क्षेत्र में आयोजित किया गया था? द इंटरनेशनल मेरीटाइम एक्सरसाइज कटलैस एक्सप्रेस 2023 was organized in which region? The right answer is ऑप्शन नंबर ए, खाड़ी क्षेत्र, गल्फ रीजन। INS त्रिकंद 26 फरवरी से 16 मार्च तक खाड़ी क्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2023 में भाग लिया। यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा बढ़ाने, समुद्री वाणिज्य के लिए क्षेत्र में समुद्री लेन को सुरक्षित रखने के साझे उद्देश्य के साथ 50 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एजेंसियों के प्रतिभागियों के साथ आयोजित किया। यह भारतीय नौसेना की पहली IMX भागीदारी थी और यह दूसरा अवसर है जहां एक भारतीय नौसेना जहाज संयुक्त समुद्री बलों द्वारा आयोजित अभ्यास में भाग ले रहा है।
किस राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर लगाया गया है? ऑन विच हाईवे द वर्ल्ड्स फर्स्ट 200 मीटर टॉल बम्बू क्रैश बैरियर हैज बीन इंस्टॉल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वाणी वरोड़ा राजमार्ग। यह महाराष्ट्र में चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाला राजमार्ग है। बाहुबली नामक बैम्बू क्रैश बैरियर का विभिन्न सरकारी संस्थानों में परीक्षण किया गया है और इसे फायर रेटिंग टेस्टिंग के दौरान क्लास 1 का दर्जा दिया गया है एवं इसे भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा भी मान्यता दी गई है। भारतीय सड़क कांग्रेस, ध्यान में रखिएगा, देश में हाईवे इंजीनियरों की शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना 1934 में भारतीय सड़क विकास समिति की सिफारिशों पर की गई थी, जिसे भारत में सड़क विकास के उद्देश्य से सरकार द्वारा स्थापित जयकड़ समिति, जो कि 1927 में है, के रूप में जाना जाता है। नासा की पहली महिला साइंस चीफ कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल साइंस चीफ ऑफ नासा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, निकोला फॉक्स। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने घोषणा की कि डॉक्टर निकोला फॉक्स को तत्काल प्रभाव से वाशिंगटन स्थित नासा मुख्यालय में एजेंसी के विज्ञान मिशन निदेशालय के सहयोगी प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। निकोला एक अनुभवी सौर वैज्ञानिक है, जिस कारण इनको यह अहम जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले इस पद पर स्विस अमेरिकी साइंटिस्ट थॉमस जुर्बुचैन थे, जो वर्ष 2016 से निदेशालय का नेतृत्व कर रहे थे। केंद्र सरकार ने देश की वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से किस कंपनी से 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी है? द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द परचेज ऑफ 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर aircraft from which company with an aim to strengthen the country's air defense capability? The right answer is option number C, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। 6,828 करोड़ रुपए की इस डील के तहत HAL इन विमानों की आपूर्ति अगले 6 साल की अवधि में करेगी। ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के बुनियादी प्रशिक्षक विमानों की कमी को पूरा करेगा। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? हु हैज बीन कन्फर्ड विद द प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर एट द 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शशि कुमार रामचंद्रन। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए हैं। इसके तहत कुल 13 अवार्ड्स प्रदान किए गए हैं। शिप्रा दास को लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अरुण साहा को एमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रोफेशनल फोटोग्राफर कैटेगरी का थीम था लाइफ एंड वाटर, यानी जीवन और जल, जबकि एमेच्योर फोटोग्राफर कैटेगरी का थीम था भारत की सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं और अपने टाइम का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर किनकी अध्यक्षता में गठित सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है? अंडर हुज चेयरमैनशिप a 5-member bench of the Supreme Court has given a historic verdict on the appointment of the Chief Election Commissioner and Election Commissioners. The right answer is option number A, KM जोसेफ। अपने आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, देश के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की एक कमेटी के माध्यम से की जाएगी। तो इस तरह से 70 साल जो पुराना नियम था उसे बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को काफ़ी अहम माना जा रहा है। इससे पूर्व केवल केंद्र सरकार ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती थी। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।